अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा पटियाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और वहीं रेल न चलाने को लेकर के भी निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं की किसानों पर बयानबाजी को लेकर के उन्होंने जो बयानबाजी की जा रही है बीजेपी नेताओं की तरफ से उसे गलत बताया है और इसके अलावा पंजाब सरकार पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर अकाली दल के कार्यकर्ता नाभा में धरना करेंगे। धरना प्रदर्शन वहां पर किया जाएगा और वायु प्रदूषण और पराली जलाने को लेकर के जो सजा का प्रावधान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है उस पर चंदूमाजरा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सरासर गलत और जानबूझकर किसानों को टारगेट किया। ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਸਨੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ SC BC ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ 64-65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਆ। ਐਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਾਉਣ और सूबे के अधिकार खेतर दे विच सीधी दखलअंदाजी बंद करन। अविनाश कंबोज हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से आज प्रेम सिंह चंदूमाजरा वहां पर पहुंचे और उन्होंने तमाम आरोप केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर, दोनों ही सरकारों को उन्होंने आड़े हाथ लिया है? जी, शिरोमणि अकाली दल के द्वारा जो आज प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा जो पूर्व सांसद हैं उनके द्वारा साफ तौर पर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के ऊपर जो पराली जलाने के मुद्दे पर जिस प्रकार से जो सजा और जो बात की है हार जाने की, सरासर गलत है। 5 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माना, यह सरासर केंद्र सरकार गलत कर रही है, किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि किसानों का जो मुद्दा है बिल रद्द कराने को लेकर, उसके चलते हुए जो इस तरह के बयानबाजी और फरमान जो है जारी किए जा रहे हैं। अकाली दल पूरी ही किसानों के साथ है और दूसरी तरफ जो स्कॉलरशिप घोटाला है उसको लेकर भी जो पूर्व यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं साधु सिंह धर्मसोत, उनके घर का घेराव करेगी। 2 तारीख को शिरोमणि अकाली दल नाभा में जो है कैबिनेट मंत्री हैं साधु सिंह धर्मसोत, उनके घर का घेराव करेगी शिरोमणि अकाली दल। जी बिल्कुल, क्या कुछ रणनीति जो धरना प्रदर्शन वहां पर किया जाएगा, क्या कुछ रणनीति है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी? जी, उन्होंने साफ तौर पे जो हल्का सनौर के विधायक है हरिंदर पाल चंदूमाजरा और हल्का सनौर की जो पूरी टीम है वो नाभा में 2 तारीख को जो कैबिनेट मंत्री हैं साधु सिंह धर्मसोत, उनके घर का घेराव करके जो रोज जाहिर करेंगे। क्योंकि शिरोमणि अकाली दल शुरू से ही इस मामले पर जो सीबीआई की जो मांग है वो कर रही है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जो घोटाले की जांच करे। जी, और इसके अलावा केंद्र सरकार पर उन्होंने जिस तरीके से पंजाब को लेकर के रेल ना चलाने को लेकर के उन्होंने कहा है कि विदेशियों जैसा व्यवहार पंजाब से किया जा रहा है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ रणनीति आगे केंद्र सरकार के खिलाफ अकाली दल की? जी, साफ तौर पे जो शिरोमणि अकाली दल के लीडर हैं प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा है जिस प्रकार से केंद्र सरकार जो फरमान जारी कर रही है, चाहे किसानों के जो पराली जलाने के मुद्दे को लेकर सजा की बात कर रही है, जुर्माने की बात कर रही है और रेलगाड़ियां जो रोकी जा रही हैं, सरासर पंजाब के साथ जो वितकरा है केंद्र सरकार द्वारा वो किया जा रहा है। जी, और इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने कई गंभीर आरोप सीएम कैप्टन पर भी इस दौरान लगाए। जी, पंजाब सरकार पर साफ तौर पर जो ये स्कॉलरशिप घोटाला है इसको लेकर जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं इसका बचाव करने के लिए क्लीन चिट दी गई है, उसका विरोध में चलते हुए जो 2 तारीख को नाभा में कैबिनेट मंत्री के घर का घेराव करने का ऐलान किया और पंजाब के मुख्यमंत्री पर भी साफ तौर पर निशाना साधा है कि आपने जो करप्ट मंत्री हैं उन्हें बचा रहे हैं क्लीन चिट दे देकर। राज्य सरकार से क्या कुछ अपील की गई है, क्या कुछ मांग प्रेम सिंह चंदूमाजरा की तरफ से की गई?
जी, प्रोफेसर प्रेम सिंह जद्दूमाजरा ने कहा जब तक ये बिल रद्द नहीं होता तब तक वो किसानों के साथ है, शिरोमणि अकाली दल उनके साथ है। हर जगह जो धरने प्रदर्शन जारी है, जिस प्रकार से जो अकाली दल है वो भी इनके साथ, किसानों के साथ है। जब तक ये बिल रद्द नहीं होते तो साफ तौर पे अकाली दल का जो स्टैंड है वो किसानों के साथ ही रहेंगे और किसानों के साथ संघर्ष में शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन अविनाश, राज्य सरकार के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोला हुआ है अकाली दल ने, उसमें क्या कुछ मांग अकाली दल की तरफ से रखी गई है? जी, अकाली दल के द्वारा जो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ 2 तारीख को जो उनके घर का घेराव की कैबिनेट मंत्री के घर का घेराव किया जाएगा, वो स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर जो जांच सीबीआई की मांग है, वो जांच की मांग जो कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। और पंजाब सरकार ने जो क्लीन चिट देती है, सवाल उस पर खड़ा किया गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने मंत्रियों को बचाने के लिए क्लीन चिट्टे दे रहे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप घोटाला जो बड़ा घोटाला है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने से आई है? क्या साधु सिंह धर्मसोत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई, जिस तरीके से अकाली दल ने वहां पर धरने प्रदर्शन की तैयारी की है? जी, आज यहाँ पर पटियाला में कैबिनेट मंत्री जो साधु सिंह धर्मसोत है यहाँ पे पहुंचे हुए थे। उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि अकाली दल का काम है जानबूझ के दूसरों का बदनाम करना। पंजाब सरकार अपना काम कर रही है, लोगों के हितों में जो फैसले ले रही है। क्लीन चिट ऐसे नहीं मिलती, पूरी जांच हुई है और जांच के बाद जो क्लीन चिट है वो मिली है, लेकिन जानबूझकर श्रोमणी अकाली दल जो पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है। और जी बिल्कुल, वहीं जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल का बयान भी सामने आया था, उस पर भी सियासत कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है, तो उस पर अकाली दल का क्या रुख है अब? जिस साफ तौर पे जो शिरोमणि अकाली दल है कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को घेरती नजर आ रही है कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो बिल लाए गए थे, पहले तो उनके जो साफ तौर पे जो शिरोमणि अकाली दल है वो कह रही है कहीं ना कहीं पंजाब के सरकार को भी पता था और जानबूझकर जो किसानों के साथ जो वितकरा है वो किया जा रहा है। थर्मल प्लांट में कोई कोयला खत्म नहीं हो रहा, तो जानबूझकर जो किसानों का संघर्ष है उसे हटाने की कोशिश में जो केंद्र सरकार है, तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार का भी रोल उसमें साफ तौर पर जाहिर है। जी बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की चुनावी सभा के दौरान हादसा हो गया है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उनके दाहिना हाथ में काफी चोट आई है, फ्रैक्चर की खबर सामने आ रही है। और अचानक मंच के टूटने के कारण यह हादसा हुआ है। जब पप्पू यादव जनता को संबोधित वहां पर कर रहे थे, उसी दौरान अचानक से मंच गिर पड़ा। दरअसल पप्पू यादव मुजफ्फरपुर में मीनापुर में पीडीए प्रत्याशी वीणा देवी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और पप्पू यादव को सुनने के लिए काफी संख्या में वहां पर भीड़ जुटी थी। लोग बड़े गंभीर होकर के पप्पू यादव के भाषण को सुन रहे थे, लेकिन इसी बीच मंच पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और मंच पर लोगों की बढ़ी भीड़ के कारण अचानक से मंच टूट गया। मंच टूटने के बाद वहां पर भगदड़ मच गई और समर्थकों ने किसी तरह से पप्पू यादव को टूटे हुए मंच के मलबे से निकाला और आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। झंडे पर 32 लाख लोगों को 2 महीने तक सड़क पर बैठ के पप्पू यादव हर घर तक खाना पहुंचाए। ये वो तस्वीरें हैं जब मंच पर संबोधित कर रहे थे पप्पू यादव जनता को, और इसी दौरान यह हादसा हुआ अचानक से, क्योंकि भीड़ काफी मंच पर चढ़ी हुई है और इसी वजह से वहां जब भीड़ चढ़ गई उस मंच पर तो मंच जो है वो गिर पड़ा अचानक से, और मंच गिरने की वजह से पप्पू यादव को काफी चोट लगी है। जिसके बाद जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उनको वहां से निकाला और पास के अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, वहां पर ले जाया गया। मिथिलेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी है? पप्पू यादव की जनसभा आज वहां पर हो रही थी और अचानक से मंच गिर पड़ा, काफी चोट उन्हें आई है, क्या कुछ जानकारी? मिथिलेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आई है मुजफ्फरपुर से, बिहार से। जिस तरीके से बिहार में चुनाव को लेकर के लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। इसी बीच मुजफ्फरपुर के मीनापुर में पप्पू यादव वहां पर पहुंचे थे और अचानक से उनका जो मंच है वो गिर पड़ा, जिसमें काफी चोट पप्पू यादव को आई है। मिथिलेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी है? पप्पू यादव को कितनी चोट आई है, इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, बता दें कि आपको मीनापुर स्थल पे ये गए थे, आम सभा कर रहे थे, खास करके काफी भीड़ भी था वहां पर। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जहां भी जाते हैं उनकी भीड़ उनसे मिलने के लिए खास करके पहुंच जाते हैं। और मंच भी जो बना था वो काफी अच्छे ढंग से नहीं बनाया था और काफी भीड़ हो चुका था मंच पर, जिसके तहत में मंच को टूटने की बात सामने में आ रही है। और जो मंच टूटा है, मंच टूटे का चूंकि अब एक बात सीधे तौर पे कर सकते हैं कि उनकी जो शरीर है
काफी भारी भरकम शरीर है और मंच जब टूटा है और टूटने के बाद में जब गिरे हैं तो उस मलबे से उनको निकाल करके बाहर निकाला गया है। उनके हाथ में काफी चोट लगा हुआ है और काफी ज्यादा वो घायल भी हो गए थे। उनको स्थानीय स्थल पे ले जाया गया जहां चिकित्सा उनको उपलब्ध कराया गया है। अभी फिलहाल जो सामने में बातें आ रही है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन आपको बता दें कि ये बीना देवी हैं जिनकी जो प्रत्याशी है मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के, वहां पर गए थे सभा का आयोजन करने के लिए और उसी सभा आयोजन के दरमियान में काफी लोग वहां पे इकट्ठे थे पप्पू यादव की बात को सुनने के लिए। पप्पू यादव जब भी कहीं भी सभा कर रहे हैं तो वहां पे हजारों की भीड़ आमतौर पर देखा जा रहा है। और सबसे अहम बात ये कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की इनकी सक्रियता दिखाई दे रहा है उससे लोकप्रियता भी उनको दिखाई दे रहा है। खास करके मुजफ्फरपुर के जब वो मीनापुर में गए थे तो उनकी सक्रियता और खास करके उनकी जो भूमिका है बिहार विधानसभा चुनाव में वो वहां पर दिखाई दिया। काफी भीड़ था वहां पर, मंच के ऊपर में कई लोग चढ़ गए थे और जब भाषण जब दे रहे थे। करिए मिथिलेश, जितने लोग वहां पर मंच पर जो मौजूद थे उनमें से कितने लोगों को चोट लगी है? मंच में काफी लोग थे, करीबन 6-7 लोग को चोट लगा है, लेकिन प्रमुख रूप से इनका ही इलाज के लिए सभी लोग गए थे। हालांकि इनकी जो छोटे छोटे जो तबके के जो लोग थे, जो नेता जो थे, उनकी इलाज भी कहीं ना कहीं अन्य स्थल पे कराया जा रहा है। जिस तौर पे कह सकते हैं कि खरोच लगी है उन लोग को, लेकिन इनकी जो कि भारी भरकम शरीर होने के नाते पप्पू यादव की जो चोट लगा है उनमें खास करके उनकी हाथ टूटने की बात आ रही है और उन पर अभी उनको क्लैप्स कर करके बांधा गया है और फिर वापस वो अपने अस्पताल से अपने होटल में चले गए हैं। जी बिल्कुल मिथिलेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार जारी है और ऐसे में ये बड़ा हादसा कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है क्योंकि पप्पू यादव का जो मंच है वो अचानक से गिर पड़ा और उन्हें काफी चोट यहाँ पर लगी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सबके जीवन में समृद्धि बनल व्यवहार सीधा सादा ठान ले बिहारी बदलियन बिहार बोले बिहार मां गठबंधन सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सिवनी में शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी की घिनौनी करतूत सामने आई है, जिससे पूरी की पूरी इंसानियत ही शर्मसार हो जाए। पुलिसकर्मी ने 1.5 साल की बच्ची के शरीर को सिगरेट से कई जगह से जला दिया। नशे में धुत पुलिसकर्मी ने अपने मकान मालकिन की 1.5 साल की बेटी के साथ इसलिए हैवानियत की है क्योंकि वो उसको पापा नहीं कह रही थी। बच्ची की मां उसे जख्मी हालत में लेकर के बालोद थाने पहुंची और आरोपी पुलिसकर्मी अविनाश राय के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ने भी बालोद और दुर्ग के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने की मांग की गई है और साथ ही साथ धारा भी बढ़ाने की बात कही गई है। वहीं डीजीपी अवस्थी ने आरोपी पुलिस आरक्षक अविनाश राय को बर्खास्त कर दिया है, जबकि आईजी विवेकानंद सिन्हा को उसकी गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए। परमेश्वर लहरे हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। परमेश्वर, क्या कुछ जानकारी है इस घटना के बारे में? आखिरकार क्यों इस तरीके की हैवानियत एक पुलिसकर्मी ने की है और क्या अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है? मामला है, पुलिस के बर्बरतापूर्वक सामने आई है जी। और 1.5 साल की बच्ची के साथ में 50 जगह को सिगरेट से दागे गए हैं। और ये जो मामला है पूरी कहा गया कि महिला के साथ में किसी प्रकार की उनका लेन देन बचा हुआ था, जिसको लेने के लिए वो पहुंचे हुए थे। ये मामला जो है बालोद सिवनी की मामला है और महिला के साथ लेन देन बची हुई थी, ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ पापा नहीं कह देने से वहां इतनी छोटी सी बात के लिए बच्ची के साथ में 50 जगह सिगरेट से दागा गया है। बच्ची के चेहरे पे, पीठ पे, छाती पे, हाथ पे। तो ये जो बर्बरतापूर्वक जो चेहरा सामने आई है, पुलिस की क्रूरता जो सामने आई है, इसको लेकर काफी रोष भी है क्षेत्र में। और पुलिस से सभी लोगों का धीरे धीरे जो है उनसे भय जो बनते जा रहा है पुलिस को लेकर। बिल्कुल, खाकी को कहीं ना कहीं दागदार कर देने वाली ये घटना सामने आई है, तो क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल अभी तक की गई है? जी, डीजीपी स्वयं संज्ञान में ये है, ये अवस्थी जी ने तत्काल आईजी को पत्र लिखे हैं और उन्हें पत्र में कहा गया है कि तत्काल उन पर गिरफ्तारी किया जाए और पद से उनको बर्खास्त कर दिया गया है। ये पहले जो है बालोद में पदस्थ थे, उसके बाद में दुर्ग गए हुए थे और दुर्ग से यहाँ बालोद सिवनी आए हुए थे। क्या आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हो चुकी है? पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी अभी तक की सूचना अभी तक नहीं मिली है, लेकिन डीजीपी ने पत्र लिखकर आईजी को कहा है कि तत्काल गिरफ्तार किया। और बच्ची की हालत के बारे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? बच्ची के चेहरे में काफी सूजन आया हुआ है, काफी सूजा हुआ है, आंख में भी उसका प्रभाव पड़ा है और बहुत हालत जो है उनका उतना अच्छा भी नहीं है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया परमेश्वर। तो लगातार जिस तरीके से ये खबर जो सामने आई, उसके बाद पुलिस विभाग ने वहां पर खुद संज्ञान लेते हुए इस मामले में जो आरोपी पुलिसकर्मी है उसको बर्खास्त कर दिया गया है और गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बयान के बाद जिस तरीके से विवाद लगातार देश भर में, पूरी दुनिया में अगर यह कहा जाए कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वहां पर बढ़ता जा रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बयान के बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके बाद भारत में भी अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सहारनपुर के देवबंद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला फूंका है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भारत सरकार को भी इस बयान का विरोध जो है वो जाहिर करना चाहिए इस बयान पर, और फ्रांस के सामान के बहिष्कार की मांग भी उन्होंने की है। वहीं सीएम योगी ने ऐसे प्रदर्शनों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। राज्य की पुलिस को सीएम योगी ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी फ्रांस के मुद्दे पर यूपी में आगजनी करने की कोशिश करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार जिस तरीके से विवाद पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं या जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग घनी आबादी में रहते हैं वहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध किया जा रहा है। और अब भारत में भी, हालांकि भारत सरकार ने फ्रांस का समर्थन किया है, आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस के साथ भारत खड़ा है, ऐसा विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार की तरफ से कहा गया है। लेकिन देश भर में भी अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ, और फ्रांस के सामान का बहिष्कार की मांग भी की जा रही है। और भारत सरकार से भी अपील की जा रही है कि भारत सरकार इस बयान का विरोध करे
इस बयान पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाए। लेकिन जिस तरीके से आगजनी की घटना सामने आई है और अगर भारत सरकार इस मामले में फ्रांस का समर्थन कर रही है तो अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मामले पर सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कहीं भी इस तरीके की आगजनी की घटना की जाती है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। पुलिस को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं इस मामले में और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। अलग अलग जगहों पर जहां इस तरीके के हालात बन सकते हैं वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात की जाए सहारनपुर के देवबंद की तो वहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला जो है वो फूंका गया है। हालांकि यहां पर साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है जिस तरीके से कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन और कोरोना नियमों का जो पालन है वो यहां पर करते हुए ये प्रदर्शनकारी दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए इन लोगों पर मामला दर्ज किया जा सकता है, कार्रवाई भी की जा सकती है। और वहीं अगर बात की जाए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तो उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश जिस तरीके से दिए हैं कि अगर कहीं भी फ्रांस के खिलाफ विरोध होता हुआ दिखाई देता है, फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध होता हुआ दिखाई देता है तो उन पर कार्रवाई की जाए। आजम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आजम, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से दिशा निर्देश अगर बात की जाए यूपी के सीएम की तरफ से दिए गए हैं तो इन पर कार्रवाई तय है। मैं आपको बता दूं, फ्रांसीसी राष्ट्रपति के द्वारा जो पैगंबर साहब के खिलाफ जो टिप्पणी और जो कार्टून बनाया गया था उसे लेके सारे मुस्लिम देशों में जो विरोध दर्ज हुआ उसे लेके आज हिंदुस्तान में भी अभी शुरू हो गया है। भोपाल और मुंबई के बाद देवबंद पक्कों की नगरी देवबंद पे कल से वहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा हुआ, वहाँ उससे विरोध जताया गया। और आज सहारनपुर में शहर काजी नदीम अख्तर की अगुवाई में सहारनपुर में एक राष्ट्रपति के नाम डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन भी दिया गया, उसे लेके उसे पूरा विरोध यहाँ पर चल रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आजम। तो लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं यूपी के सीएम की तरफ से कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सबके जीवन में समृद्धि बनल व्यवहार सीधा सादा ठान लले बिहारी या बदली बोले बिहार महागठबंधन सरकार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां एक पुलिसकर्मी पर ही आरोप है कि उसने छेड़खानी की है। क्योंकि दरअसल पुलिस की टीम जो है एक गांव में एक दबिश देने के लिए वहां पर पहुंची थी, लेकिन दबिश के दौरान वहां पर महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया गया। और जिस तरीके से इस मामले में छेड़खानी का आरोप एक थाना अध्यक्ष पर लगा है, जबरदस्ती कर रहे थाना अध्यक्ष की वर्दी पर लगा स्टार भी महिला ने नोच लिया। काफी देर तक थाना अध्यक्ष सहित पुलिसकर्मियों को ग्रामीणों ने वहां पर बंदी बनाकर रखा और बाद में असले की धौंस दिखाते हुए जान बचाकर के पुलिस वाले वहां से भाग निकले। लेकिन बाद में हाथ में स्टार लेकर के महिला एसपी ऑफिस पहुंची, जहां पर थाना अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दी गई और कार्रवाई की मांग की गई। मामला अंबेडकर नगर के जैतपुर थाना अध्यक्ष का ये बताया जा रहा है। गांव घुरहुपुर में हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश देने जैतपुर थाना अध्यक्ष वहां पर गए थे, लेकिन खुद की जान बचानी उन्हें मुश्किल हो गई। ज्ञानेंद्र पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला, क्यों वहां पर पुलिस गई थी और क्या उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी जो है वो उनके साथ थी या नहीं? नहीं सर, वहाँ महिला पुलिसकर्मी पुलिस टीम के साथ नहीं थी जी। और वो लोग जाकर के सीधे अंधेरे में दबिश देने के लिए पहुंचे थे जी। और उस समय काफी वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद उनको बंदी बना लिया घर वालों ने, महिलाओं ने जी। और बंदी बनाने के बाद पुलिस के ऊपर आक्रामक हो गए। उसी में उनकी वर्दी भी फट गई, उनका बैज भी उन लोगों ने, महिलाओं ने ले लिया जी। और लेने के बाद सीधे जो है सुबह आज पुलिस कप्तान के यहाँ पहुंची और इसकी शिकायत दर्ज की। तो क्या देर रात पुलिस वहां पर पहुंची और थी? उन्होंने कहा कि हत्या अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई हुई थी, लेकिन अपने बचाव के लिए इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है। बहरहाल इसकी जांच सौंप दी गई है क्षेत्राधिकारी को। लेकिन ज्ञानेंद्र, क्या देर रात को पुलिस वहां पर पहुंची थी? ज्ञानेंद्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या देर रात वहां पर पुलिस पहुंची थी? देर रात पहुंची थी, करीब 11:30 बजे पुलिस पहुंची थी, बिना इंफॉर्मेशन के दबिश दिया। उस वक्त जो परिवार है जहां पर दबिश देने के लिए पुलिस पहुंची थी, क्या वहां पर कोई आदमी वहां पर मौजूद नहीं था, सिर्फ महिलाएं थी घर में? आदमी 1-2 थे, उनको पुलिस वालों ने बाहर ही रोक लिया था और अंदर जाकर के दबिश डाल रही थी, पूरा छानबीन कर रही थी और अंदर महिलाएं थी। महिलाओं ने विरोध दर्ज किया, लेकिन पुलिस उनको उनके साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। इस तरह का आरोप लगा रही महिलाएं। और फिलहाल जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक के पास इस मामले की शिकायत दी गई है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ सफाई दी गई? पुलिस अधिकारी ने कहा कि हत्या अभियुक्त को पकड़ने के लिए, चूंकि हत्या अभियुक्त के बानोई का वो घर है और पुलिस वहां पर गई थी, तो पुलिस से बचाव करने के लिए इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा
पुलिस कप्तान का मानना है। और बहरहाल उन्होंने कहा कि हम जांच करवा रहे हैं, अगर पुलिस दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वहीं अगर बात की जाए ग्रामीणों की, चश्मदीदों की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? ग्रामीण काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि अगर किसी के घर पर दबिश डाली जाती है, पुलिस डालती है, तो उसके साथ महिला पुलिस का होना लाजमी है। लेकिन महिला पुलिस नहीं थी और इस तरह का कार्रवाई किया गया, जो कि बहुत गलत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद नहीं थी। जी बिल्कुल, और बहुत ही ये शर्मनाक घटना है कि एक थानाध्यक्ष का स्टार बैच जो है महिलाओं के हाथ में रहा, ग्रामीणों के हाथ में रहा, और उसका वो लोग बाकायदे प्रदर्शन करते रहे मीडिया के सामने। और कितने वक्त तक उनको वहां पर बंदी बना करके रखा गया? करीब 1 घंटे तक वहां पर चलता रहे ये विवाद। 1 घंटे के बाद जब पुलिस ने असलाह का प्रदर्शन किया, तब जाकर के ग्रामीण भयभीत हो गए और वहां से पुलिस अपनी जान बचा करके भागी। और टीम में कितने लोग मौजूद थे? पुलिसकर्मी कितने वहां पर मौजूद? करीब आधा दर्जन पुलिस वाले बताए जा रहे। और महिलाएं कितनी थी वहां पर परिवार में? परिवार में महिलाएं 4 थी, और जिसमें 2 के साथ काफी अभद्रता किए जाने का आरोप लगाया है महिलाओं ने। जी, तमाम जानकारी देने के लिए ज्ञानेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं शर्मनाक ये घटना सामने आई है अंबेडकर नगर से, जहां एक पुलिस की टीम दबिश देने के लिए पहुंची, हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, लेकिन उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। इसीलिए देर रात जब पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस की टीम, परिवार में दबिश देने के लिए छापामार कार्रवाई की गई, तो जो परिवार की महिलाएं हैं उन्होंने अभद्रता करने का आरोप थाना अध्यक्ष पर लगाया है। थाना अध्यक्ष पर छेड़खानी का ये आरोप है और पुलिस अधीक्षक को इस मामले की शिकायत दी गई है। पुलिस अधीक्षक की तरफ से इस मामले में जांच जो है वो बैठा दी गई है और पुलिस की तरफ से सफाई दी गई है कि थाना की जो टीम थी वो वहां पर हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो महिलाओं ने किया है वो सिर्फ और सिर्फ आरोपी के बचाव के लिए किया गया। वहीं यूपी के वृंदावन में शरद पूर्णिमा के अवसर पर वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। और शरद पूर्णिमा के दिन अगर बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके का यह खास कार्यक्रम किया गया है, चैतन्य विहार के मुरली निकुंज धाम में ठाकुर श्री मुरली जी के वहां पर सप्तम पाठोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पर हरिनाम संकीर्तन के साथ साथ ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक भी किया गया और प्रथम पूजन डॉक्टर मुरलीधर त्रिवेदी और रामप्रकाश त्रिवेदी ने किया। साधु संतों के लिए भंडारे का आयोजन भी वहां पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महामंडलेश्वर स्वामी अवशेषानंद जी महाराज, डॉक्टर मनोज मोहन, विमल चैतन्य, विष्णु शास्त्री, विपिन बाबू, डॉक्टर रामदत्त मिश्र आदि संत और धर्माचार्यों की उपस्थिति रही। कहते हैं सर्दोद मल्लिका, यहाँ से ऋतुओं का यानी सर्दी का समय आरंभ हो जाता है। यमुना के पावन तट पर भगवान शिव भी महाराज के दर्शन करने आए। ब्रजमंडल में गोपेश्वर महादेव के रूप में आज भी भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। इसलिए सबके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, यहाँ तक कि समस्त जगत की काम वासनाओं को नष्ट करने के लिए भगवान ने महाराज किया। महाराज करके ब्रजमंडल में अपितु विश्व पटल में धर्म का उपदेश दिया कि मन की भ्रांतियां कितनी भी हो जाएं, लेकिन मन का भटकाव कभी नहीं होना चाहिए। आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी जी के सानिध्य में श्री मुरली बिहारी जी के सप्तम पाठोत्सव के उपलक्ष्य में आज ये जो कार्यक्रम हुआ, बड़ा ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम रहा, क्योंकि ब्रजमंडल में ऐसा आमतौर पर बहुत कम देखा जाता है कि इतने विद्वान एक स्थान पर एकत्र हों। ये आचार्य जी के कुशल नेतृत्व, उनकी विनम्रता, उनकी उदात्त भावना का ही परिणाम है कि सभी ब्रजमंडल के विद्वान, भागवत प्रवक्ता, बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित नागरिक। वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्रदूषण की मार है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कोरोना में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली वासियों में भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली में शुक्रवार को 5,891 केस कोरोना के सामने आए हैं, जिस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए ये कहा है कि दिल्ली में ठंड के साथ कोरोना और प्रदूषण का असर है, इसलिए सभी लोग मास्क जरूर लगाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि अब लोग कोरोना से थक रहे हैं, 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन लोगों का यह मानना
लोगों को ये मानना चाहिए कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक मास्क ही वैक्सीन है, और उन्होंने लोगों को चेतावनी भी दी है कि अगर लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार एक बार फिर से स्थिति को संभालने के लिए मामले में दखल दे सकती है, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली, केरल और पश्चिम बंगाल को सलाह दी है कि त्योहारों के मौसम में वो कोरोना वायरस की जांच, निगरानी और उपचार रणनीति पर जोर दें। लोगों ने अभी मास्क को ना इतना इम्पोर्टेंस देना कम कर दिया है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, और एक रीज़न और भी है, बहुत सारे लोग लगता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तो मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। हाँ, हो सकता है आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपको कोविड हो भी जाए तो आपको कोई असर ना पड़े, बट आपकी वजह से आप कैरियर बन सकते हैं। आपके माता पिता को, आपके परिवार में बच्चों को, किसी को भी हो सकता है, और उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो आप फैलाने में तो सहयोग ना करें ना, कम से कम। अभी कुछ समय की बात है कि 1-2 महीने 3 महीने की बात है। अब सभी लोगों से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग कहीं पर भी पब्लिक में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। सर, ऐसी स्थिति में जब लोग ज़्यादा लापरवाह दिख रहे हैं तो क्या सरकार को लग रहा है कि कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों को फिर से थोड़ा सा रेगुलाइज किया जाए? नहीं, देखिए, मास्क ना लगाने पे सख्ती की जाएगी, बिल्कुल। मास्क ना लगाने वालों को चालान भी किए जाएंगे और करे भी जा रहे हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है फिलहाल? लगातार अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों से गंभीर स्थिति कोरोना की बनती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली में एक बार फिर से। देखिए, बिल्कुल गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो गिनती है वो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो बीच में कह सकते थे कि बीच में कोरोना की जो गिनती थी वो कहीं ना कहीं थमती नजर आ रही थी, मगर अब दोबारा से जैसे मौसम ने करवट ली है तो कहीं ना कहीं गिनती भी जरूर बढ़ रही है। यानी कि सीधे सीधे कहे तो कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ती भी नजर आ रही है। यहाँ तक कि 5000 का, यानी कि जो 24 घंटे के अंदर जो रिकॉर्ड आया वो 5000 से ज्यादा का आया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं उसकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं जो मौसम के जो सिम्टम है वो मौसम के, यानी कि नॉर्मल जो खांसी जुकाम होता है वो एक कोरोना पेशेंट के मिलते जुलते होता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, ये समझने में दिक्कत हो जाती है अब तक पेशेंटों को कि ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है या फिर कोरोना के लक्षण है। मगर जिस तरीके से जब रिपोर्ट आती है तो कहीं ना कहीं उसके सिम्टम बढ़ चुके होते हैं और लगातार और लोगों को तक फैल चुका होता है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं, सरकारें जरूर कह रही है कि मास्क का यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मगर जनता अभी भी कहीं ना कहीं मास्क का यूज नहीं कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज भी नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकारों को चाहिए कम से कम जो बड़े अधिकारी हैं या फिर जो कि जिनको बाजारों में लगाया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, मास्क का यूज करवाना है, तो वो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो नदारद नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाजारों के अंदर लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कहें सीधे सीधे कहें तो मास्क सिर्फ नाम के लिए यूज किया जा रहा है। ना तो दुकानदार कस्टमरों को बोल रहे हैं कि मास्क लगाना है आपके, और ना ही खुद कस्टमर समझ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, हर तरीके से जनता कहीं ना कहीं अवहेलना कर रही है और जनता जब तक सोचेगी नहीं या समझेगी नहीं। एक तरफ प्रदूषण की मार है, दूसरी तरफ कोरोना की मार जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या दिल्ली वासियों के सामने है और बड़ी चुनौती दिल्ली सरकार के सामने। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के सामने तो है ही, क्योंकि दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही है, मगर कोशिश के साथ साथ कहीं ना कहीं जो उसकी कोशिश है वो रंग नहीं लेके आ रही। यानी कि जो सीधे सीधे कहा कि गाइडलाइन बन चुकी है, गाइडलाइन को जो फॉलो करवाने वाले अधिकारी हैं वो नदारद नजर आ रहे हैं, यानी कि वो को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता भी यही समझ रही है कि कोरोना वायरस शायद खत्म हो चुका है, क्योंकि सब कुछ खोल दिया गया है तो लगता है कि कोरोना वायरस खत्म हो गया, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है गाइडलाइन अभी खत्म नहीं हुई है, कोरोना पेशेंटों की गिनती खत्म नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो मौसम ने करवट ले रहा है उसके कहीं ना कहीं उसके सिम्टम के अंदर कोरोना वायरस छिपता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर जनता जागरूक होगी तभी इससे निपटारा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से केंद्र सरकार जो है वो इस मामले में दखल दे सकती है ताकि दिल्ली की स्थिति को संभाला जा सके। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज स्पष्ट है, दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है मगर कोशिश का रंग नहीं नजर आ रहा। जब तक केंद्र सरकार उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जनता को जागरूक नहीं करेगा या फिर कहें कि जो अवहेलना की जा रही है उसके लिए केंद्र सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। और लगभग यही देखने को मिला है कि दिल्ली सरकार कोशिश जरूर करती है मगर कोशिश कहीं ना कहीं उनकी विफल रहती है और दिल्ली केंद्र सरकार को उसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ता है, तब जाकर इसकी स्थिति को कंट्रोल किया जाता है। मगर बात करें जिस तरीके से इलाज की, क्योंकि अभी वैक्सीन नहीं है तो कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा और सरकारों को मिलकर काम करना होगा, ना कि सिर्फ दिल्ली सरकार के ऊपर छोड़ना होगा, केंद्र सरकार को भी अपना सहयोग देना होगा इसके अंदर। जी बिल्कुल, लेकिन अगर बात दिल्ली के लोगों की जाए तो वो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से ऊब चुके हैं, मास्क लगा करके वो ऊब चुके हैं। क्या यही वजह है कि प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोग?
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकारों ने तो कह सकते हैं कि जो एसडीएम के ऑफिस है उनको एक आगे इन कामों के लिए आगे लगा दिया गया है। यहाँ तक कि जो सिविल डिफेंस के अंदर कैसे सिविल डिफेंस के जवान है वो भी बाजारों के अंदर खड़े किए गए। यहाँ तक कि जुर्माना भी किया जा रहा है, 500 रुपए का जुर्माना किया जा रहा है। मगर फिर भी जो अधिकारी है यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने वाले लोग हैं या फिर जो मास्क का चालान काटने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जेबों का इस्तेमाल करता नजर आ रही है। यानी कि सीधे सीधे कहे चालान के नाम पर लोगों को डरा धमका देते हैं और कुछ पैसे लेकर अपनी जेब भर लेते हैं और उसके बाद में वही होता रहता है कि यानी कि कोरोना पेशेंट की गिनती बढ़ती रहेगी और वायरस फैलता रहेगा इसी के लेकर। जी लेकिन राजीव, जिस तरीके से कई राज्यों की अगर बात की जाए जहां पर फिलहाल जो कोरोना की स्थिति है वो खराब दिखाई दे रही है या कोरोना के मामले जहां से ज्यादा आ रहे हैं, वहां केंद्र सरकार ने उन ऐसे राज्यों को सलाह दी है जिनमें दिल्ली भी शामिल है। तो क्या कुछ सलाह केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली को दी गई है ताकि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार हर राज्य की सरकार को उनके हालों पर छोड़ा जा रहा है, मगर राज्य सरकारें खुद कह रही थी कि हमें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम कंट्रोल करके दिखाएंगे। मगर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की जो कोशिश है वो रंग नहीं लेके आ रही है और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार को इसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और जिसके लेकर केंद्र सरकार बार बार राज्य सरकारों को कह रही है अगर तुमसे आप लोगों से कंट्रोल नहीं होता है तो राज्य सरकार के जो हाथ खड़े करते हैं और केंद्र सरकार उनको कंट्रोल करके दिखाएगी। मगर केंद्र सरकार लगता है केंद्र सरकार जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी शायद राज्य सरकारें पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ना जनता को ना कोरोना वायरस को। जी लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ रणनीति अब केजरीवाल सरकार की है, किस तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर? देखिए एक चीज गौर है, जिसमें दिल्ली की जो सरकार है यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी, वो लगातार कोशिश जरूर कर रही है मगर कोशिश के साथ साथ अस्पतालों के अंदर भी कई बार अवहेलना देखने को मिलती है क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ रही है, जनता बाहर निकल रही है और जनता कहीं ना कहीं अस्पतालों में जब जाती है अपने इलाज के लिए तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है क्योंकि भीड़ लगातार निरंतर बढ़ रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, लगातार इस तरीके से भीड़ बढ़ती रहेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को भी आएंगे, सरकारों को भी। सरकार कोई कड़े कदम उठाए या फिर सीधे सीधे कहे जो नीचे अधिकारी हैं यानी कि ग्राउंड लेवल पर जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से लापरवाही बढ़ती जा रही है, तभी जनता अपने आप को बचा नहीं पा रही है और ना ही इस तरीके से निरंतर वायरस फैलता चला जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और वहीं कोरोना की बात अगर की जाए तो एक बार फिर से मामले जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।